हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज खाकी रंग का टी शर्ट जो है इत्तेफाक से नहीं पहने, जानबूझ के पहने हैं। क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे 2017 और 18 में कांस्टेबल के हुए थे, 2017 में इसके हुए थे, उससे पहले भी एक दो एग्ज़ाम्स हुए थे, उन सबका एक सेट जो इकट्ठा कर पाऊँगा, हर उस सेट के क्वेश्चंस को ग्रुप में आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा। आने वाला एग्ज़ाम कब आता है, संविदा के साथ आता है या बिना संविदा के आता है, वो सब तो अभी लड़ाई झगड़े का विषय है, लेकिन पढ़ाई बेटा कंटिन्यू रखनी है ना। कल कुछ बच्चों के मैसेज आए क्योंकि हमने बोला था कि अब मन नहीं करता वीडियो बनाने का, तो लोगों ने कहा सर वीडियोज़ तो बनाते रहिए। मुझे भी लगा और करेंगे क्या, कुछ और आता भी नहीं है हमको, है ना। तो पढ़ाते तो रहेंगे ही, तो वो पढ़ाई में कुछ वेरिएशन देने के लिए और आपको आपकी तैयारी में कुछ मदद देने के लिए, क्योंकि जो पुराने छात्र हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा कि सारे क्वेश्चंस एक जगह एक साथ मिल जाए उनको, है ना। तो वही कोशिश है हमारी। और इस बार जो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा का 21 दिसंबर 2017 रैंडम निकाला था, यही निकल आया, तो कोई बात नहीं। 21 दिसंबर 2017 का टोटल क्वेश्चन इसमें 40 हैं। 40 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को, मतलब हमें और आपको डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। मेरे साथ मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और ये देखिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि शब्द एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। देखिए जरा, एडमिशन, ठीक है। एडमिशन में जितने भी वॉवल्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्वर हैं, वो स्वर कौन कौन से हैं? आई है, ए है, ओ है, ठीक है। तो 4 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं और इन 4 स्वरों को अगर हमने निकाल दिया है तो बचा कौन कौन? डी, एम, एस, एस और एन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए कि इन चारों का अगर ग्रुप हम लोगों को प्लॉट करना, और कहाँ कहाँ रख सकते हैं इनको? यहाँ पे, इन दोनों के बीच, इनके बीच, इनके बीच, इन दोनों के बीच, और या फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटा, पूरी बातचीत जो होगी वो पूरे तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज पढ़ा के आपको समझाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। अभी इनका कैलकुलेशन देख लीजिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोग नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम इस पूरे को, अगर हम इन पूरे वॉवल्स का एक ग्रुप बना लें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी जगहें हो सकती है जहाँ इनको हम झुंड में एक साथ रख सकते हैं। तो यानी कि फैक्टोरियल 6 तो ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद देखिए रिपीटेशन में कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? रिपीटेशन में 2 आई हैं और 2 एस हैं, यानी फैक्टोरियल 2 ये हो गया, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। और इस प्रकार ये जो वॉवल्स हैं इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना, ए आई ओ, ये 4 हैं, पहले ए हो सकता है, पहले आई हो सकता है, पहले ओ हो सकता है, इस तरह से चेंज हो के फैक्टोरियल 4। इनकी संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 4 है, तो ये चारों पलट के भी मौजूद हो सकते हैं। तो टोटल संख्या जो आएगी एडमिशन शब्द को व्यवस्थित करने की, वो ये होगी आपके सामने। और इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 6 का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, 6 5 4 3 2 1 भी होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती उसको। 2 है तो 2 इंटू 1 होता है, मत लिखो। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, जान लो। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 3 2 1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये हिसाब किताब आपके सामने बन रहा है। तो 2 से 2 यानी 4 खत्म कर लीजिए, 6 पंजे 30 यानी 90, 9 दूनी 18 यानी 180, और 4 तेईस 12 दूनी 24। 180 इंटू 24 कर लीजिए, तो 18 चौक 72, 7 मिल गया, 18 दूनी 36, 36 और 7 हो गया 43। 4320 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन जो होगा मैथ्स में, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है 4320। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में 2 शर्टें खरीदी। एक शर्ट को वह 20% लाभ पर और दूसरी को 80% लाभ पर बेचता, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो जाता। इस बातचीत पे पहले आ जाते हैं। 2 शर्टें हैं, मान लीजिए एक शर्ट x रुपए की है, दूसरी y रुपए की है, कुल मिलाकर दोनों 2000 रुपये की हैं। पहली शर्ट यानी x रुपये वाली शर्ट को अगर 20% प्रॉफिट पर बेचे यानी 120% में बेचे, और दूसरी शर्ट यानी y रुपये वाली शर्ट को अगर वो 80% प्रॉफिट यानी 180% में बेचे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं, ऐसा हमको पता है। चलो एक काम करते हैं, x और y का अनुपात यहाँ से पता कर लेते हैं। x और y का अनुपात पता करोगे तो ये 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 18/12 तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 6 × 18 6 × 12 यानी x 3 और y हुआ 2।
3 और 2 टोटल 5 हुए। 5 रेशियो 2000 के बराबर हैं, यानी 1 रेशियो के औकात आपको मालूम है 400 रुपये के बराबर है। यानी एक्स वाली शर्ट जो कि 3 रेशियो वाली है वो 3 चौक 1200 की थी, और वाई रेशियो जो कि 2 रेशियो वाली है वो वाली शर्ट 800 रुपये की थी। अब जो कह रहा है वो निकाल लेते हैं। अब उसने हमसे कहा है कि अगर पहली शर्ट को 30% के प्रॉफिट पर और दूसरी शर्ट को 25% के प्रॉफिट पर बेचता तो शर्टों के बिक्री मूल्य का योग कितना होता। यानी 1200 रुपये वाली शर्ट जो है उसका प्रॉफिट जा रहा है 30%, तो ये 130% में बिकेगी। और 800 रुपये वाली शर्ट जो है वो 25% प्रॉफिट जा रहा है, 1/4 भी कर सकते हो, 25% के प्रॉफिट पर बिकेगी। तो यहाँ पर 125% और 130% अब निकालने जा रहे हैं। 156 1560, ये हम कह सकते हैं 125 18 1000, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 2560 रुपये। तो कुल मिला के दोनों शर्टों का जो बिक्री मूल्य आएगा वो आएगा 2560 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई पहुंच जाती है। चलो भाई, अभी देखिए क्या है ना कि घंटे में बातचीत हो और किलोमीटर्स में बातचीत हो तो ट्रेन की लंबाई का कोई महत्व नहीं होता। 100 मीटर 200 मीटर में बहुत हल्की लंबाई होती है। 500 मीटर 1000 मीटर की लंबी ट्रेन नहीं होती है, ठीक है ना, किलोमीटर्स में लंबाई नहीं होगी ट्रेन की। चलो इसको देख लो क्या कह रहा है। ये 100 मीटर लंबाई वाली ट्रेन है, 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है। यानी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की जो डिस्टेंस दी हुई है वो डिस्टेंस बेटा आपको 320 किलोमीटर दिया हुआ है, और इसी को जो ट्रेन ए है वो ट्रैवल करती है, और इस 320 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसको जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 4 घंटे। यहाँ पर हम ट्रेन ए की स्पीड निकाल सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है कि और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है। ये जो 100 मीटर लंबी ट्रेन है ये दूसरी ट्रेन बी को पार करने में 9 सेकंड लेती है। अब आप ये देखो कि 9 सेकंड में ये वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, ये जो ए ट्रेन देख रहे हो बेटा इसका डिस्टेंस आपको दिखना है कितने में, 9 सेकंड में। 9 सेकंड में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। तो टाइम आपको बताया जा रहा है 9 सेकंड, स्पीड आपको बताई जा रही 80, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है इसलिए आप 80 को क्या करोगे इंटू 5/18 कर लोगे। ठीक है, और इस हिसाब से आप कहोगे 9 दूनी 18, 2 चौको 8, 4 पंजे 20, 200 मीटर। 9 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेन ए ट्रेवल करती है वो है 200 मीटर। इसका मतलब ये है कि इसकी अपनी लंबाई है 100 मीटर, ट्रेन ए की लंबाई है 100 मीटर, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी रही होगी, ये टोटल हो जाए 200 मीटर, इसका मतलब है ये भी रही होगी 100 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। अगले क्वेश्चन देखो। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है जो वो दिया हुआ है 10 महीने के लिए ना। 10 महीने को पहले साल में कन्वर्ट करो तो 10/12 ये सालाना हो गया, और 6% पे करोगे तो टोटल कितना परसेंट पे कर रहे हो। देखो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 5% पे किया आपने। ब्याज स्वरूप कितना दिया है, 5%। 5% का ब्याज आ गया। ठीक, 5% ब्याज आ गया जो कि है 400। सिंपल सी बात है, 5% अगर बराबर है 400 के तो 100% बराबर होगा 400/5 × 100। बस इतने ही आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 5 से काटा इसको, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, आंसर आ गया 8000 रुपये। यानी कुल मिला के जो मूलधन है 8000 रुपये, ऑप्शन दिया हुआ है सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार वस्तु की कीमत अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ कमाता है जो कि 25 रुपये है। 12.5% का लाभ कमाता है जो कि 25 रुपये, यानी लाभ 25 रुपये है ना। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको बता दिया गया, प्रॉफिट है 25%, 25 रुपीज़, 12.5% लाभ कमा रहा है। 12.5% जो है लाभ कमाता है जो कि है 25 रुपये। अगर ये बात हमको जानकारी नहीं दी क्योंकि 12.5% का प्रॉफिट दिया जो कि 25 रुपये, ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझिएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो 112.5 के हिसाब से 112 रुपये 50 पैसे होगा। एमआरपी अगर एक्स मान लें हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90% में बेचा जा रहा होगा, और बेचा कितने में जा रहा है 112.5 में। इस हिसाब से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 112.5 × 100/90, ये वैल्यू आपको मिल गई। और ये वैल्यू किसके बराबर हो रही, देखिए दशमलव हटाया आपने, 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म कर लीजिए, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 125 रुपये।
ठीक, अब सीन ये है यार कि सीधा सीधा समझ लेना कि 125 जो आया ये 100 के हिसाब से आया नहीं, परसेंट के हिसाब से आया है। 12.5% से वैल्यू निकालना शुरू करो। अगर 12.5% का मतलब है 25 रुपये, तो 125% का मतलब होगा 250 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। और भी तरीके हो सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल इस तरीके से देखिए और इसको समझिए। अभी थोड़ा तामझाम साफ कर लूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, तो फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। एक बहुत ही सिंपल सी बात बेटा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए 20 लीटर पानी बाहर निकाला जाता है ना, तो मिश्रण जिस कंपोजिशन में होगा उसी कंपोजिशन में पानी और जो भी है दूसरी चीज़ शराब और पानी, वो उसी कंपोजिशन में बाहर आएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20% पानी है, पहली चीज़ तो ये समझिए कि 60 लीटर का मिश्रण आपको दिया हुआ है, इसका 20% पानी, 60 लीटर का 20% अगर निकालें हम लोग, 60 लीटर का 20% कितना हो भाई, 20% इसका 60 लीटर का 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 हो गया क्या, पानी। ठीक है, 20% पानी है। बाकी शराब है, अगर शराब के बारे में बात किया जाए तो इसमें शराब कितनी है, 48। ठीक है, परसेंटेज में अगर बात करूँ तो 20% अगर पानी है तो 80% शराब होगा, सीधी सी बात है। तो 20 और 80 का रेशियो 1:4 है, तो अगर निकालो तो 1:4 के रेशियो में ही निकलेगा, ऐसे कह लो, या परसेंटेज में निकाल दो, कोई बात नहीं। जब इस मिश्रण यानी 60 लीटर के मिश्रण में से हम 20 लीटर बाहर निकाल देते हैं, तो 20 लीटर मिश्रण अगर बाहर निकालोगे, सिंपल सी बात है, इसमें 12 पानी और 48 शराब थी। जब आप 20 लीटर बाहर निकालोगे तो 20 लीटर का 20% पानी निकलेगा, यानी कि 4 लीटर पानी निकल जाएगा, और 20 लीटर का 80% शराब बाहर जाएगी। इसका मतलब है 8 दूनी 16 शराब बाहर जाएगी। और उसके बाद मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जाता है शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, यानी 8 लीटर शराब मिलाई जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये देखो, ये पूरा पूरा हमने लिख दिया है, ये पानी का हिसाब किताब है और ये शराब का। यानी कि 48 में से 16 निकाल दीजिए, 16 तिया 48 ना, 32 और 8 40। अब क्या हुआ, शराब हो गई टोटल 40 और पानी कितना हो गया, 8। और इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर अगर शराब जो है वो 40 है और पानी जो है वो 8 है, तो यहाँ परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि पानी का परसेंटेज, लेकिन शराब के हिसाब से नहीं पूछा जा रहा है, अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, पूरा मिश्रण। तो अगर मिश्रण देखा जाए तो 40 शराब है, 8 पानी है, 40 और 8 48 का मिश्रण है, और इसमें पानी कितना है, 8। तो परसेंटेज में कितना हुआ, परसेंटेज निकालिए, 8 छंग 48, 100/6 परसेंटेज की सीरीज चली रही थी। उसमें मैंने आपको बताया कि 100/6 1/6 का परसेंटेज रूप होता है 16 सही 2/3। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से 16.666 को राउंड ऑफ करके 67% लिख दिया गया है, और यही आपका आंसर है। चाहिए देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। नंबर न डालें इसमें, ये तो आपको टेलीग्राम में दिया हुआ है, पूरी शीट मैंने भेज दी है टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा इसको। तो ये यहाँ पर जो नंबर है उसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का मान निम्नतम है। निम्नतम मतलब सबसे छोटा, लीस्ट आपको निकालना है। दिया हुआ है 3/5, 4/6 और 5/7, 9/9 और 9/11। खास बात यह है कि 9/9 का मतलब क्या है, ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, बाकी सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में मैंने बताया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये सबसे बड़ी है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकती, इसको पहले लिस्ट से निकाल दो। ये सबसे बड़ी है, किनारे करो, सबसे छोटी निकालनी है ना। अब बचे ये हमारे पास में, इन चारों को देखते हुए ये ध्यान दीजिएगा कि सबके बीच का डिफरेंस जो आप देख पा रहे हो, वो डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो सबसे ऊपर जो सबसे छोटा होगा वही पूरी फ्रैक्शन हमेशा सबसे छोटी होगी, 3/5 सबसे छोटी होगी। क्यों, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस हमने देखा, सबका डिफरेंस सेम था, वो डिफरेंस था 2 के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में न्यूमरेटर देखते हैं, अगर डिफरेंस सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन सबसे छोटी, और न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। वीडियो पड़े हुए हैं उसमें देख लीजिएगा, आपको फ्रैक्शंस में ये बात साफ तौर पर हमने समझा रखी है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वाले चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हम लोगों ने ये बात पढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का है भाई। 9 मई 2013 को गुरुवार है, तो 7 मई 2010 को क्या दिन होगा। ठीक है, एक चीज़ जान लो यार, साल जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो।
वैसे इसको हम लोग कैलेंडर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कि बहुत ही नॉर्मल बात समझिएगा, बड़े प्यार समझ में आएगा। नॉर्मल ईयर, क्योंकि 2010 से 2013 की बात है ना, दिन बहुत कम है। नॉर्मल ईयर की बात करें तो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन ख़त्म होगा। यानी कि अगर कोई भी वर्ष मंगलवार को शुरू हुआ है, 1 जनवरी को अगर मंगलवार होगा तो इसी साल 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, जिस दिन शुरू होता है साल उसी दिन खत्म होता है, नॉर्मल ईयर की बात करें। अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में क्या होता है भाई, एक दिन ज़्यादा होता है, तो जो दिन मंगलवार को शुरू हुआ बुधवार को खत्म हुआ जा करके। ठीक, जैसे ये हमारा 2020 है, लीप ईयर है, अब ये बुधवार को शुरू हुआ है तो बुधवार को नहीं खत्म होगा, ये कब खत्म होगा जाकर, बृहस्पतिवार को। अब एक काम कर लो, ये जो है ये हमने बात की है 2020 की, तो इससे पहली वाली बात मान लो ये है 2019 की, और काफ़ी हद तक सही भी है। 2019 मंगल को शुरू हुआ, मंगल को ख़त्म हुआ, 2020 बुधवार को शुरू हुआ और बृहस्पतिवार को जाकर के ख़त्म होगा। यानी लीप ईयर की खास बात क्या होती है, जिस दिन शुरू होगा उसके एक दिन बाद ख़त्म होगा, यानी अगला साल जो है वो 2 दिन बाद शुरू होगा। समझ गए बात। और नॉर्मल ईयर में क्या होगा, जिस दिन साल शुरू हुआ उसी दिन खत्म होगा, यानी मंगलवार को अगर शुरू हुआ है तो अगला साल बुधवार को शुरू होगा। सही कह रहा हूँ ना। तो अभी इस हिसाब से अगर समझा जाए, इसको ऐसे देखें, 9 मई 2013 क्या है, TH यानी थर्सडे, गुरुवार। तो 9 मई 2012 को दिन रहा होगा वेडनेसडे। अब वही 1 साल का अंतर आ गया ना। जैसे मंगलवार को शुरू हुआ, मंगलवार खत्म हुआ, तो अगर मंगलवार कोई साल खत्म हुआ है तो अगला कब शुरू होगा, मंगलवार का अगला दिन कौन सा होता है, बुधवार, तो एक दिन बाद। तो ये थर्सडे, तो ये कितना रहा होगा, ये वेडनेसडे रहा होगा। 1 साल पीछे चले जाओ, 9 मई 2012। अभी ये 9 मई 2011 की बात कर लो, तो 2011 को 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा, वेडनेसडे से ट्यूसडे और ट्यूसडे से ऊपर हुआ मंडे। मंडे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2012 है जो कि लीप ईयर था, लीप ईयर 2 दिन आगे सरक गया होगा। ठीक है, अगर ये फरवरी के आगे की बात हो तो 2 दिन आगे सरक गया होगा। अब आ जाओ 9 मई 2010, 9 मई 2010 को एक दिन और पीछे जाओ तो क्या रहा होगा, संडे। ठीक, ये 9 मई की बात है, 7 मई को पूछ रहा है, तो 7 मई, 9 मई को अगर संडे है तो 8 मई को सैटरडे रहा होगा और 7 मई को फ्राइडे रहा होगा। ये देखिए, कोई और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक नॉर्मल सी जानकारी के थ्रू ही हमने पूरा सिस्टम आपके सामने रख दिया। कैलेंडर चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो भी इस जानकारी पे बड़े आराम से जा सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा कि कैलेंडर चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर दिनों के हिसाब से क्या कर दोगे आप, दिनों के हिसाब से बेटा आप ये करोगे कि 9 मई 2013 और 7 मई 2010, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंतर आ रहा है 3 वर्ष और 2 दिन का। ठीक है, 3 वर्ष और 2 दिन का अंतर आ रहा है। मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को। 3 वर्ष और 2 दिन का अंतर आ रहा है, तो 3 वर्ष और 2 दिन के अंतर पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए नॉर्मल ईयर कितने हैं, 2 नॉर्मल ईयर हैं, लीप ईयर कितना है, 1, और उसके अलावा 2 दिन और है। नॉर्मल ईयर में 2 नॉर्मल ईयर हैं तो 2 दिन मिलेंगे, 1 लीप ईयर है, हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इन सब के अलावा 2 दिन और। तो कुल मिला के दिन कितने हो गए, 6 दिन, 6 डेज। यहाँ पे 6 डेज आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 9 मई को था थर्सडे, इसमें से अगर आप 6 दिन माइनस करोगे, ठीक है, थर्सडे से 7 दिन माइनस करोगे तो थर्सडे ही मिलेगा, 6 दिन माइनस करोगे तो थर्सडे में से 6 दिन माइनस कर लो, तो थर्सडे में से 6 दिन माइनस करो तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ये भी एक तरीका हो सकता है, इस तरह से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी का योग क्या है, जहाँ 3 अंकों की संख्या का 75% है जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। तो पहले 44 और 55 का महत्तम समापवर्तक यहाँ कर देते हैं। देखिए 44 और 55 का बेटा HCF निकालोगे, साफ दिखाई दे रहा ना, ये क्या है, ये है 11 × 4 और ये क्या है, ये है 11 × 5। कॉमन क्या है, तो इन दोनों संख्याओं का यानी 44 और 55 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक अगर हमने पाया तो क्या पाया, 11। उस 11 का 20 गुना यानी 220, ये वो 3 अंकों की संख्या है। ए और बी के अंकों का योग क्या है, जहाँ ए, तो ए निकालना है, तो इस 220 का 75% 75% है ए।
क्लियर। तो 0 से 0 काट दो भाई, 2 से 11 बार, 2 से 5 10 और 5 से 15, 15 5 75, 165 हो गया। अब बी के बारे में भी इसी तरह का कुछ बताया होगा। और बी क्या है? 25 का वर्ग। 25 का वर्ग बेटा कितना होता है? बी की वैल्यू, ये तो आ गई ए की वैल्यू। इसी तरह से बी की वैल्यू क्या दी है? 25 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625 और इन दोनों का योग ए प्लस बी आपसे पूछ रहा है, जोड़ दो। 6 2 8 और 1 9, 6 और 1 7, आंसर है 790, 790। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में ए बी के अंक क्रमशः कितने दिए हुए हैं? 72, 70, 80, 90 और एक्स। 72, 70, 80, 90 और एक्स। ये कोई बंदा है, इसका नाम देखो क्या रखे, ऐबी है। ऐबी हमारे यहाँ कहा जाता था जिसको कोई ऐब होता था, कोई बीमारी होती, कहते हैं बड़ा ऐबी लौंडा है ना, तो ऐबी नाम रखे हैं, ऐबी है। ऐबी का कितना है, कितना क्या दिया हुआ है इसमें? तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और मैथ्स, इन सब में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 72, 70, 80, 90 और एक्स। 72, 70, 80, 90 और एक्स। बोला है कि औसत 80 है, एवरेज 80 है। अब आप देखो कि एवरेज 80 कब होगा? 80 है तो 80, 90 को अगर हमने 80 किया तो 10 कम कर दें और 10 कम करके ये वाला 10 इसको दे दें, 80 हो गया। अब अगर सब में 80 है तो इस 72 वाले को यहाँ से कुछ मिल जाए कि ये भी 80 हो जाए तो कितना मिल जाए? 8। यानी कि ये वाली वैल्यू 80 से 8 ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 88। यही आंसर है। एवरेज तो अभी पढ़ाया नहीं, जिस दिन पढ़ोगे ना सब चुटकी बजा बजा के हल करोगे सब, तो ये हो गया 88। चलो परसेंटेज हमने पढ़ा रखा है। परसेंटेज का एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी भाई हमको। छोटा सा क्वेश्चन, इसको हल कर लो। बताया जा रहा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। मतलब आपसे पूछ रहा है जो 700 है ये 250 का कितना परसेंट है, इंटू 100% कर लिया गया, खत्म हो गई बात। यहाँ 0 से 0 खत्म कर दो, 25 चौके 100, 7 चौके 28, 280%, ये आ गया आंसर। अब आगे क्वेश्चन करने के लिए बेटा थोड़ी साफ सफाई कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा तो हो गई 5 सेंटीमीटर लंबी और बाकी दोनों भुजाओं की बारी, दूसरी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर, यानी अगर बी और सी बाकी की भुजाएं हैं तो उनकी लंबाई का अंतर हो गया 1। और त्रिकोण की परिधि दी हुई है 20, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ था 20। ठीक है, a तो 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस सी अगर 20 है तो b प्लस सी की वैल्यू जो है ये हो गई 15। अब आप बताओ कि इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके सॉल्व कर लो, तो ये कितना मिल गया हमको? b माइनस सी बराबर 1। अब हमने आपको बताया कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिखाई दे तो b का मतलब इन दोनों को जोड़कर बटे दो, 15 प्लस 1 बटे 2, 16 बटे 2 यानी 8 आ गया। और c का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस बटे 2, तो 15 माइनस 1 बटे 2 यानी 14 बटे 2 यानी 7 आ गया। देखो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 7 है, योग कितना है? 15, और सबका परिमाप 8 7 15 और 5 20। तो a प्लस बी प्लस सी जो हो गया ये मिल गया आपको 20। इसका मतलब है कि अगर सेमी पेरीमीटर यानी s निकालना है तो ये बटे 2 करना पड़ता है, मतलब हो गया 10। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोन्स फार्मूला है ना। हीरोन्स फार्मूला हुआ यानी s की वैल्यू कितनी हो गई? 10, फिर 10 माइनस ए कर लो 5, 10 माइनस बी कर लो 2 और 10 माइनस सी कर लो यानी 7, यानी 3 आ गया है ना। ये सब कुछ है अंडर रूट में, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 गुणे 10 गुणे 3 और ये है वर्गमूल में, तो 10 बाहर कर लो, 10√3 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। इसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया, संचित ब्याज 8,200 है, तो वर्षों में समय अवधि कितनी हुई? फॉर्मूले से कर लें, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने कोई वीडियो तो बनाया नहीं है, वरना तो बड़ा आसान हो जाता है। चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं सीधे। a बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर दी हुई है n। तो अब आप ये देखो कि अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर 80,000 रुपये की राशि है, 8,200 रुपये ब्याज है, तो 88,000, भाई ये अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल दिया है 80,000 और उसमें 8,200 रुपये हमने जोड़ दिया, तो 88,200 रुपये बराबर प्रिंसिपल कितना था? ये था 80,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ था और पावर n नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10, इसको इधर बुला लो, 88,200 बटे बराबर ये
80,000 है ना, 80,000 बराबर 20 × 20 और 21/20 पावर दी हुई है n। अब यहाँ से जरा इसको कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको ले जाएं 2 से 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी 441/400, जिसको हम लिख सकते हैं 21/20 की पावर 2 बराबर 21/20 की पावर n। बेस अगर सेम हो तो पावर कंपेयर कर लो, n बराबर 2 वर्ष, यही आपका आंसर है, n = 2 ईयर्स। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 भाई, लगातार क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार, हमको अपना पुराना दिन याद आ गया, हम भी कंपटीटर रहे हैं, सफल नहीं हुए इसीलिए आपके सामने हैं, फाइनली सफल नहीं हुए इसलिए आपके सामने हैं। और देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है। 2 बाइक सवार है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं, ठीक है। दूरी 360 दी हुई है, तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। अच्छा एक फॉर्मूला बताओ, इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ना भी करो तो भी कोई बात नहीं यार। 360 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, एक बंदा जलता है 24, तो टाइम कितना लगा पहले वाले को, 24 × 24 और 24 × 5 = 120, 15 घंटे, ठीक। और दूसरा वाला बंदा जो है वो 18 की स्पीड से चलता है, तो 360 किलोमीटर टाइम दूसरे वाले को कितना लगा, 360/18, 18 दूनी 20 घंटे। ऐसे कर लो। अब इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 5 घंटे का, तो आंसर आ गया 5 घंटे। सबसे आसान यही है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगाते तो भी हो जाता। हाँ ए बी और सी है, अलग अलग तौर पर 15, 20 और 12 दिनों में, ए बी और सी, ए बी सी 3 बंदे हैं, तो ये ए बी और सी हैं, ये अलग अलग 15, 20 और 12, 15, 20 और 12 इतने दिनों में एक साथ एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। इस बात को समझिएगा, ये लास्ट दिन, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, सिक्स लास्ट। यहाँ पर अगर इस चीज़ को समझो तो आपसे बताया जा रहा है कि ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया है, 6 दिन पहले ए जा चुका है, ए जा चुका है मतलब। और उसके बाद में क्या बताया जा रहा है, बी ने 4 दिन पहले, 1 2 3 4, ये अब बी जा चुका है, बी जा चुका है तो बचा कौन है, सी। और जब बी नहीं गया था तो ये 2 दिन काम कौन कर रहे थे, बी और सी, है ना। क्योंकि आखिरी के 6 दिन पहले ए जो है काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी जो है वो 4 दिन पहले छोड़ देता है। यहाँ पर ए नहीं है, बी और सी है, यहाँ पर बी नहीं है तो केवल सी है, मतलब सी लगातार काम कर रहा है ना, तो सी लगातार काम कर रहा है। इसके पहले जितने भी दिन काम हुआ होगा ये वाला सारा हिस्सा ए बी और सी ने मिलकर निपटाया होगा, इसका मतलब ये निकल रहा है, ठीक। चलो खैर 15, 20 और 12 के हिसाब से अगर हम कहें 60 कुल्हड़ बनाने का काम है तो ए 4 बनाता होगा, बी 3 बनाता होगा और सी 5 बनाता होगा। प्रक्रिया सबको पता ही है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए जो है, सबसे पहले सी का देखिए, सी ने कितने दिन काम किया है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बी और सी ने 2 दिन मिलकर काम किया है, तो बी और सी 5 3 8 कुल्हड़ 2 दिन तक बनाए, तो 16 इन्होंने बनाए होंगे। और सी ने लास्ट के 4 दिन काम किया है, सी ने लास्ट के 4 दिन में 5 कुल्हड़ बनाए, 4 पंजे 20 कुल्हड़ इसने बनाए होंगे, तो टोटल 36 बन गए, 36 बन गए, 24 बचे जो कि इन तीनों ने मिलकर बनाए होंगे 5 4 9 3 12 दिन में। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया है, 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया है, फिर बी और सी ने 2 दिन काम किया है, फिर अकेले सी ने 4 दिन काम किया है। तो कुल मिलाकर अगर सी की वर्किंग एफिशिएंसी आप यहाँ पर देखो तो क्या निकल के आ रही है, सी के हिसाब से अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक 5 कुल्हड़ बनाता है, यानी 40 कुल्हड़ जो है वो सी ने बनाए हैं। ए की बात करें, ये सी की बात हो गई। अगर इसी तरह से आप ए की बात करेंगे, ए की बात कर लीजिए, ए की बात क्या आ रही है, ए की बात ये आ रही है कि 2 दिन तक 4 कुल्हड़ बनाता है। और बी की बात कर लीजिए तो 2 2 4, 2 ये वाले और 2 ये वाले 4 दिन तक 3 कुल्हड़ बनाता है, यानी इसने बनाए 8, इसने बनाए 12। तो ए बी और सी की जो मजदूरी का अनुपात होना चाहिए वो 8 12 और सी का है 40, 8 12 और 40 का हिसाब किताब होना चाहिए। मतलब 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 4 दाम 40, ये होना चाहिए। अब ये बताया जा रहा है कि 1500 रुपये कुल काम के लिए 1500 मिलता है। 3 2 5 और 10 किसको, ए और बी का कुल हिस्सा कितना है, टोटल काम कितने रेशियोज में है भाई, 15 रेशियो।
और किसके बराबर है ये? 1500 रुपये के बराबर है। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर कुल काम के लिए 1500 वेतन दिया गया तो ए और बी का कुल हिस्सा, ए और बी का कुल हिस्सा है बेटा 3 और 2 5 रेशियो 15 रेशियो 1500 है, तो 5 रेशियो बराबर 500 रुपये होगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक बेकरी 4 ग्राहकों, साफ कर लें यार जगह नहीं बची है। क्या है बेटा? एक बेकरी है, 4 ग्राहक है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी 4 ग्राहक हैं। इनको किस अनुपात में? 4 बी दिया हुआ है, ठीक है, 6 और 3 के रेशियो में 90 किलो मिठाई, यानी कि इन सबको कुल मिलाकर जो मिलता है वो कितना किलो है? 90 किलो। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो क्या करा, अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो ज़्यादा है तो ये सी और डी, सी का हिस्सा डी के हिस्से से 3 रेशियो ज़्यादा और किलो में 15 किलो। तो 3 रेशियो अगर 15 किलो है तो इसको मिलता होगा 15 किलो और इसको मिलता होगा 30 किलो, और ए को, यानी एक रेशियो जो होगा वो 5 किलो के बराबर होगा। तो उस हिसाब से 4 रेशियो 4 पंजे 20 किलो। भाई टोटल कितना हो गया? 3 20 50, 50 और 15, 50 और 15 हो गया 65, 65 से 90 पहुंचना 25 और, यानी बी को मिलता होगा 25 किलो। टोटल 90 किलो है ना, तो 25 25 20 45, 45 और 45 90 जी। तो इसका मतलब हुआ कि ए का हिस्सा है 20 किलो, ए का हिस्सा 20 किलो, बी का हिस्सा 25 किलो, सी का हिस्सा 30 किलो और डी का हिस्सा हो गया 15 किलो। पूछा क्या? ये देख ले भाई, पूछा ये है कि बी और डी के हिस्सों में अनुपात क्या है? बी 25 डी 15, बी इस टू डी पूछ रहा है, यानी 25 इस टू 15 निकालना है। 50 25 5 3 15, आंसर है 5:3, 5 समन्वय 3 आपका आंसर आ गया। ठीक, ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा ये देखिए, बेहतरीन तालिका बनी हुई है, तालिका आपको दिखाई दे रही होगी। इस तालिका में अगर देखोगे तो ये तालिका जो है वो उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शा रही है आपको जिन्होंने अलग अलग वर्षों में, अच्छा 97 से 99, 97 98 99 इसी पे डिपेंड करते हैं। चलो भाई देखते हैं। 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2015 में मध्य प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? 2012 दिल्ली, 2012 में दिल्ली से 4536 दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद में 2015 में मध्य प्रदेश यानी 3489, 3489, ठीक है। तो 89 11 इधर से ले लो, 36 उधर से ले लो, 36 और 11 हो गया 47 और 1047, 1047, ये आंसर आ गया आपका। दिया भाई 1047 सी ऑप्शन। चलो भाई अगला देखो क्या दिया है। 2013 में आंध्र प्रदेश एवं बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत 2322, बिहार 3584, 2322 और 3584 का एवरेज। 2016 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के औसत का योग कितना है? 6566 और उत्तर प्रदेश है 5899, 6566 5899, ठीक है। इनका कुल मिलाकर ये क्या पूछ रहा है? तो कुल मिलाकर अगर इनका योग पूछ रहा है तो ये प्लस सबके अपॉन में 2 ले लो, एक साथ ही लिख दे रहा है सबको, ठीक है भाई, एक साथ ही सबको लिख लीजिए। 9 6 15, 15 4 19, 19 2 21, 2 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 हो गया 25, 25 और 2 हो गया 27, 2 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18371/2, तो 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 9185.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9185.5 बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 85,000, 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या आपको दी जा रही है 85,000। 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 85,000 जिन्होंने, ये टोटल है, ठीक है। पास होने वाले
आपको दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश से 2014 में पास होने वाले, आंध्र प्रदेश से 2014 में 42 से 81, 4281, 4281 है आउट ऑफ 8500। तो अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो भाई, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 0, 80719। ये जो है ये 80,719 लोग ये सफल नहीं हुए, 80,719 लोग सफल नहीं हुए। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये 4281 इन 80,719 का कितना परसेंट है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा 80,719 इस तरह से, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके देखिएगा यार। वैसे तो डिजिट बड़ी खतरनाक है ना, इस पर अगर परसेंटेज निकालना है, इसकी परसेंटेज वैल्यू देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 के बाद में बाकी सब भूल जाओ, 8 पंजे 40 42 है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2 ये 5.3 समथिंग के आसपास आपका 5.3 आपका आंसर है, जो भी आपका दिया हुआ हो 5.30। ठीक है, तो इस तरह से राउंड ऑफ करके इसके आंसर्स ले लीजिएगा। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा करीबी ऑप्शन होंगे तो मुश्किलें होंगी, जान लो। हमारे पास में क्या था कि थोड़ा सा 4.904 होगा नहीं, 5 होगा, 6 तक पहुँचेगा नहीं, 5 होगा, 5.101 नहीं, क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 है। तो यहाँ पर अगर ये 408 होता तब तो ये 1 पर आता, अदरवाइज ये 3 तक जा रहा है। तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका सीरीज़ वाला, ये जो पूरा ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये तालिका अब हट जाएगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, कोई संख्या है x, उसका 3/6 हिस्सा, 3/6 हिस्सा ये हो गया ना 3/6, उसी संख्या में जोड़ा जाता है, 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होती है, 54 होती है ना। मूल संख्या क्या है, क्या सिंपल सी बात है, 3/6 हिस्सा मतलब आधा, किसी संख्या में उस संख्या का आधा जोड़ोगे तो ये 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, x बराबर 54, यानी x बराबर 54 गुणे 2/3, 18 3 54, 18 दूनी 36 हो गया आपका आंसर। वो संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 36। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है भाई। अब प्रोबेबिलिटी अगर जिन लोगों ने पढ़ी हुई तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो जब वीडियो बनाऊंगा उसको पढ़ लीजिएगा, तब इसका आंसर दीजिएगा। गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब हैं, रेड रोज है ना, लाल गुलाब दिए हुए कितने, 6, सफ़ेद गुलाब वाइट रोज दिए हुए हैं आपको 3, और पीले गुलाब यानी येलो रोज जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपको 5। तो टोटल कितने हुए, 6 3 9 5 14। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई बहुत अच्छी बात है, तुरंत समझ जाएंगे। ये कंडीशन है आपके सामने, और इसमें जो कंडीशन आपको बोल रहा है वो क्या है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये बंदा कह रहा है कि ये गुलदस्ते में 6 लाल 3, मैंने पूरा लिख दिया है, 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाए। आपको मालूम है कि 14 में से कितने उठाने हैं, कोई 3, टोटल 14 में से कितने उठाने हैं, 3, 14 गुलाब है ना टोटल, 6 3 9 5 14, टोटल 14 में से कोई 3 उठाने हैं। अब अगली बात क्या है, उसकी खास बात क्या है कि वो जो 3 आपको निकालने हैं वो कैसे होने चाहिए, ये बताया जा रहा है। अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया तो उसमें एक लाल गुलाब हैं कितने, 6 में से कोई एक लाल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताया जा रहा है, 5 पीले गुलाब हैं, 2 सफ़ेद गुलाब 2 होने चाहिए, वाइट है टोटल 3 में से कोई 2, ऐसा आपको आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 6 में स्टेप कितने लेने हैं, 6/फैक्टोरियल 1, ठीक, इनटू 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, स्टेप कितने लेने हैं यहाँ पर, 2, यानी 3 गुणे 2/2, केवल 3 लिख दिया हमने। 14 C 3 का मतलब हुआ 3 स्टेप लेने 14 के, तो 14 × 13 × 12/3 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 3 × 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। तो ये बटे का बटा पलट जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 6, इधर लिख रहे हैं 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2/14 × 13 × 12, तो 6 दूनी 12, ख़त्म कर दीजिए, 3 त्रिक 9, ये हमको मिल गया 9/14 × 13, जो 182 182, तो 9/182 बेटा हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाऊंगा, उसको बहुत ही ध्यान से देखना, बड़े प्यार से समझ में आएगा। जो नंबर ऑफ स्टेप्स वाली बात हमने की है बड़े प्यार से आप लोग सॉल्व कर लोगे। खैर
अभी जिन लोगों को पता है उनके लिए आंसर है, क्योंकि पूरा एक एक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डिस्कस करने यार, अच्छा खासा लंबाई हो चुकी वीडियो की, अच्छे खासे क्वेश्चन बाकी पड़े हुए हैं। और ये देखो बिल्कुल साफ हो गया यार। अब इस क्वेश्चन जरा अच्छे से देखते हैं ना, क्या था ये। तो इसमें हमको एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। किसका किसका? 30, 80 और 50 का। 30, 80 और 50 का अगर एचसीएफ निकालोगे यार, साफ साफ दिखाई दे रहा ना क्या। 3 इंटू 10, 8 इंटू 10, 5 इंटू 10, सब में कॉमन क्या है 10। बाकी 3 और 5 तो प्राइम नंबर्स हैं तो अनकॉमन ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 10। ठीक। एलसीएम निकालने का तरीका बताया, वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने कहा इन सबका एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया था सबका डिफरेंस निकाल लो। इसका डिफरेंस 50 है, इसका डिफरेंस 30 है, इसका डिफरेंस 20 है। तो 50, 30 और 20 या तो यही नंबर इसमें सबसे छोटा नंबर या उसका कोई ना कोई मल्टीपल इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल आप देख सकते हो, 2 इंटू 10 आप लिख सकते हो, तो 10 ही आपका आंसर आ रहा है ना। ये मैंने वीडियो में साफ साफ आपको बताया एचसीएफ एलसीएम निकालने के तरीके में। अब हम आते हैं 30, 80 और 50 का अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे यार? सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम डिव्यूट कर दो। 80 है, मान लिया 80 होगा। अभी हमने 30 से पूछा कि भाई 80 जो है वो एलसीएम है, मान रहे हो? तो बोला नहीं, 3 गुना करो तो मानेंगे। अच्छा, अब 80 गुणे 3, 80 का तो एलसीएम होएगा। लेकिन 50 से पूछा कि भाई तुम मान रहे हो? 50 से कहा नहीं यार, अभी 5 गुना और करो। 5 बच रहा ना, 5 गुना और करो, 5 गुना और करो तब मानूंगा। तो ये 5 गुना और कर दो, तो 5 3 15 8 120, आंसर आ गया 1200। तो ये आपका 1200 और 10 एलसीएम हो गया 1200, एचसीएफ हो गया 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। अरे यार ये वही जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन, उसको क्या बताएं, लेकिन चलो बता देते हैं। 1 5, अब इसको सब लोग अपने अपने तरीके से करना है यार, जैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स तो हैं, खैर बहुत सारे हैं, लेकिन अब उनको कहाँ तक बताएं और कितने रूल बताएं इसमें जोड़ने घटाने में। शुरुआत वाली जब क्लास में बैठो तो बड़ा मज़ा आता है सब बताने में। एक क्वेश्चन आते हैं इक्का दुक्का, कभी कभार गाहे बगाहे इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या बताया जाए आपको? -39। ठीक। एक काम करो, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ कर लेते हैं। सारे प्लस वाले जोड़ लिए, माइनस वाले जोड़ लिए, बाद में घटा लेंगे। जो वैल्यू मिलेगी वही किसकी होगी? एक्स की वैल्यू होगी। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, प्लस वाले देखा जाए 2 4 2 6 8 से 14। ठीक है। 4 2 6 7 6 13, 7 3 10 5 15, 8 2 10 और 1 11। माइनस वाले जोड़िए, 9 2 11 4 15, 9 2 11 4 15, 4 7 4 11, 11 और 5 16, 2 और 1 3, 6 3 9 और 4 घटा दीजिए। तो 14 में से 5 जाएगा 9, 12 में से 6 जाएगा 6, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, और 10 में से 4 जाएगा 6। 6569 आपका आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है 6569। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। 105 मीटर लंबाई वाली सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाया। देखो ट्रेन अगर सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई को पार करेगी। अब उसमें से अपनी लंबाई पार करने में 10 सेकंड लगते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में उसको 17 सेकंड लगते हैं। मतलब इस सुरंग को पार करने में 7 सेकंड लगते होंगे, यही मतलब हुआ ना। और इस सुरंग है कितनी लंबी? 105 मीटर। तो 105 मीटर चलने में 7 सेकंड लगते हैं। स्पीड क्या होगी? ख़त्म कर दो बात, कोई क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 105/7, 15 सते 105 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर हो गया आपका, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते जाइए सारे क्वेश्चन देखते जाइए। यदि ए बराबर दिया हुआ है 6 8 10 23 56। ए सेट थ्योरी सबके दिमाग से उतर गई होगी। 6 8 10 यूपीएसआई का अगर आपका पेपर ढंग से हुआ तो ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा एक एक वीडियो में। सेट थ्योरी सबको याद दिलाऊंगा। बी क्या दिया हुआ है? बी बराबर दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? बी बराबर दिया हुआ है 8 23 51 56 और 69। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर ए यूनियन बी लिखना होता है तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख डालिए। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना हो गया भाई? 6 है
8 है, 2 बार नहीं लिखना होता, एक ही बार लिखोगे। 6 हो गया, 8 हो गया, फिर कौन हो गया, 10 हो गया, फिर 23 हो गया, 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, फिर 51, फिर एक बार 56 और एक बार 69। बेटा इसको हमको बिगाड़ना पड़ गया, सॉरी, 69 हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर निकालें कितना होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेट, कितने इसमें नंबर में संख्या कितनी है, 7। ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 8 है, और कौन है, 23 है, और कौन है, 56 है। तो कॉमन एलिमेंट है 8, 23 और 56, और इसका मतलब है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया 3। तो वो 7 है और ये 3 है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, 7 और 3, 7 और 3 कहाँ गया भाई, 7 और 3, ए ऑप्शन आपका। 3 उद्यान, माली इन 3 बगीचे से तोड़े गए फूलों को तौला, फूलों का औसत 32 किलो था। चलो भाई ठीक है। बाद में पता चला कि फूलों का वजन, कोई एक उद्यान था उसमें फूलों का वजन गलती से 24 किलो, जो वास्तव में 24 किलो था वो आ गया 21 किलो। मतलब गलती कितने की हुई, 3 किलो। ये 3 किलो की गलती किस फॉर्म में हुई, कमी की फॉर्म में या अधिकता के फॉर्म में। 24 किलो की बजाय 21 किलो ले लिया गया था। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 24 ज़्यादा होना चाहिए, कम ले लिया गया। तो 3 किलो की कमी है और 3 उद्यान हैं, तो 1 केजी की कमी, औसतन 1 केजी की कमी हर उद्यान पर है ना। तो औसत कितना लिया गया था, 32। जो कमी है वो जोड़ दो, ओरिजिनल आंसर हो जाएगा 33 किलोग्राम। यही आपका 33 किलो असली आंसर है। फिर देखो यार, प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस, एक बार माइनस, एक पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा है। ठीक है, तो चलो निकाल लो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दिया हुआ है 7 होल नंबर 4/5 माइनस 3 होल नंबर 1/4 प्लस 2 होल नंबर 1/5 माइनस 4 होल नंबर 2/4। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी होल नंबर से उनको ले लो, प्लस माइनस वालों को एक साथ ले लो। इसको क्या लिख सकते हो, देखो 7 प्लस 4/5 माइनस 3 माइनस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/5 माइनस 4 माइनस 2/4। 2 होल नंबर 2/4 है क्या, अरे 1/2 होना चाहिए इसको। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। 4/5 और 1/5 1 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10। क्लियर हो गई बात। अब देखो अगली बात, देखो कि माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 7, और माइनस का 1/4 और माइनस का 2/4 कितना हो गया, माइनस का 3/4। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 में से हमें माइनस करना है 7 सही 3/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सही 1/4। 2 होल नंबर 1/4, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलो भाई इसको साफ कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना गजब का लपेटा है। क्या, एक संख्या के 70% दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। एक संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो, तो पहली संख्या के 70% ए और 30% बी, योग दिया हुआ कितना, 360, 360 दिया हुआ। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा कह रहा है इन दोनों संख्याओं के योग का 20%, यानी ए प्लस बी योग का 20%, इन दोनों संख्याओं के योग का 20% जो है वो कितना दिया हुआ है, 160। ठीक, मतलब साफ है भैया यहाँ से कि a प्लस बी का मतलब कितना हो गया, a प्लस बी का मतलब वो 1/5, 16/85 800। तो दोनों संख्याओं का योग जो है वो है 800। ठीक, अब कह रहा है दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा कितना है। तो अगर a प्लस बी बराबर 800 है, यहाँ से देख लो, और इसके हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो 0 0 काट दिया ना, इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 3600। ठीक, अब इसको अगर 3 से गुणा कर दोगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2400। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर और घटा दो, माइनस 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 क्या होगा भाई, ये तो खत्म हो गया। ये हो गया 4a इज इक्वल टू 3600 माइनस 24 यानी 1200, यानी a बराबर हो गया 300। ए भी अगर 300 और a और b 500 है तो b की वैल्यू ए और बी 800 है तो बी की वैल्यू हो गई 500। ठीक, क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा, 500 का 2/5 यानी कि 200, हमारा आंसर हो गया 200, आंसर हो गया डी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में काम कर सकते हैं, क्यू और 12 दिनों में, पी और आर 18 दिनों में। 9 12 18, पी क्यू, क्यू आर और पी और आर, है ना। 9 12 और 18, 9 12 और 18 के हिसाब से हम लोग कितना ले लें, मान लेते हैं 36 कुल्हड़ बनाने का काम है। पी और क्यू मिलके 4, क्यू और आर मिलकर 3 और पी और आर मिलकर 2 कुल्हड़ बनाएंगे। अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ जान लो, 4 3 7 2 9 कुल्हड़ तब बनेंगे जब पी क्यू और आर 2 बार हाथ लगाएं। तो 2 बार हाथ लगाएंगे तो 9 कुल्हड़ बनेंगे। 9 कुल्हड़ कैसे भाई, ये देखो पी, ये देखो पी 2 बार है ना, ये क्यू 2 बार है, ये देखो आर 2 बार है, 2 बार हाथ लगाकर 9 कुल्हड़ बनाते हैं। इसका मतलब है अगर एक बार हाथ लगाएंगे तो कुल्हड़ 9/2 ही बनेंगे। और बनाने कितने हैं, 36, यानी पी क्यू और आर, पी क्यू और आर मिलकर इस काम को 36/9/2, 36 × 2/9 8 दिन में पूरा कर लेंगे। 8 डेज आपका आंसर हो जाएगा, 8 दिन में ये काम हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। देखना क्या है, दूध और पानी, ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस में, दूध और पानी। अभी हमने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन लिए हमने। दूध और पानी अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 और 1 का। उसके बाद बताया जा रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो मिला क्या रहे हो, मिला रहे हो पानी, और पानी का रेशियो सेम है ऐसा नहीं होगा। पानी मिला रहे हो तो दूध पहले जितना था अभी भी उतना होगा। मतलब दूध की मात्रा को सेम बनाने के लिए जो करना पड़े कर लेना। क्या करना पड़ेगा देखो मैं बताता हूँ। दूध की मात्रा को सेम बनाने के लिए इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और 2 1 2। इस पहले वाले रेशियो की बात अगर करें तो पहले रेशियो रहा होगा 6:2, जो कि बाद में हो गया होगा 3 दूनी 6 और 3 1 3। अब देखो सही है ना, पानी पहले 2 था अब 3 हो गया, सही है। तो यहाँ पर रेशियो अगर देखा जाए तो वृद्धि कितने की हुई, 1 रेशियो की वृद्धि हुई। और कितना पानी मिलाने की वजह से हुई, 3 लीटर पानी, यानी 1 रेशियो की वैल्यू बेटा 3 लीटर है। पूछ क्या रहा है, बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। दूध की मात्रा पूछ रहा है, पूरे मिश्रण की नहीं। दूध की शुरुआती मात्रा ये रही 6 रेशियो, अभी भी 6 ही रेशियो है। तो दूध की 6 रेशियो अगर निकालना हो तो 1 रेशियो 3 है, तो 6 रेशियो बराबर 6 3 18 है। तो आंसर आ गया 18 लीटर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात दिया है 8:9। साक्षर लोग 256, गांव में निरक्षरों की संख्या। आसान सा क्वेश्चन है। तो साक्षर और निरक्षर, लिटरेट इलिटरेट, अबे इलिटरेट कैसे लिखा है, अच्छा आई बड़ा है, इलिटरेट ऐसे है ना। लिटरेट और इलिटरेट, इनका रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 और 9 दिया हुआ है। अब ये बताओ मुझे 256 कौन है, साक्षर। लिटरेट लोग 256 है। अगर हम इसमें 128 का मल्टीप्लिकेशन करें, चलो पूरा लिख देते हैं। 8 रेशियो बराबर 256, तो 9 रेशियो बराबर 256/8 × 9। बात खत्म कर लो यहीं से, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में 8 3 24, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 288। ये 288 हमारा आंसर है। गांव में निरक्षर लोगों की संख्या 288। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए समीकरण में x का मान ज्ञात करना है आपको। 99 × 98, जगह तो बची नहीं यार, चलो यही कर लेते हैं। ये है 99 × 98 प्लस 85 भागे 17 प्लस 85 भागे 17 × 13 माइनस 12 का स्क्वायर। बोर्ड मास लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के रूल पे हम लोग पहले देखें, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 99 × 98 प्लस 85 भागे 17 कितना हो जाएगा, 5 × 13 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब 99 × 98 करना है, तो 99 × 98 किस तरह से करते हो, ऐसे कर लें, 100 - 1 100 - 2, पहाड़ा पढ़ना पढ़ देना, तुम्हारी मर्जी है, हम नहीं पढ़ेंगे। 13 × 5 = 65 - 144, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है ये सब किसके बराबर है भैया, x के बराबर है, यानी जो भी वैल्यू निकालोगे वो x आएगी। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया 10,000 माइनस 200 माइनस 100 प्लस 2 प्लस 65 माइनस 144। सॉल्व कर लो इसको, यही x के बराबर आ जाएगी वैल्यू। तो 10,000 माइनस 300, 10,000 माइनस 300 करोगे तो कितना हो गया, 10,000 माइनस 300 हुआ 9700, 9702 9702 प्लस 65 यानी 9767 माइनस 144। ये रहा आंसर। 4 में से 7, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 9623 ये हमारा आंसर है। 9623 9623 ए ऑप्शन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा गजब का दुकानदार है, मतलब हर तरफ से फ़ायदा कमा रहा है। कैसे का फ़ायदा कमा रहा है, दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर, पहले तो भैया जो लागत मूल्य थी उससे 20% ऊपर अंकित कर दिया, उसके बाद 15% छूट दे दी, ठीक। तो इसके अलावा बिक्री के समय 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ देखें, अटैम्प्ट हो जाएगा बड़े आराम से इतनी जगह में। उसके बाद इसको साफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा क्या हुआ कि यहाँ पर लागत मूल्य से मान लो 1000 रुपया लागत मूल्य है, ठीक है, 1000 रुपये लागत मूल्य, 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का लागत मूल्य 1000 रुपये मान लो, 20% ऊपर, यानी दुकानदार कहता है भाई 1200 रुपये की चीज़ है, आप चिल्लाए इतना महंगा कैसे। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 15% डिस्काउंट, 85% काउंट कर लेंगे हम, 85% काउंट कर देंगे, 15% डिस्काउंट कर लो, 12-15 में 180, 180 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 12 पंजे 60, 6 12 अठे 96, 6 102 1020। ये पैसा दुकानदार आपसे मांग रहा है कि 1000 रुपये की चीज़ नहीं बताई उसने कहा कितने की है, 1200 की, 15% डिस्काउंट मार के हम आपको दे देंगे 1020 की। दूसरा काम जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि 850, 1000 ग्राम आपको दे ही नहीं रहा, 850 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 रुपये वाली चीज़ बताकर 850 रुपये की चीज़ आपको दे रहा है, वो भी कितने में, 1020 में। अब देखो 150 ग्राम, 150 तो उधर से और 20 उधर से, 150 और 20 कितना हो गया भाई, 170, कितने पर, 850 पर। परसेंटेज में कितना बनता है यही आपको बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बेटा जो है ना वो है 17 पचे 85 और 5 दूनी 10, पूरा 20%, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट, बी ऑप्शन। चलो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा इसको साफ कर लें फिर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें, पी और क्यू के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो पी और क्या दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2p² प्लस 5p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2/3 6p² लाना है हमको, यानी हम इसको 2p² प्लस 3p प्लस 2p में तोड़ दें, 3 2 और 5 होता है, 3 2 6p² प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हमने p कॉमन लिया तो p कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में बचेगा क्या, 2p प्लस 3, और प्लस यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो 2p प्लस 3, और अगर 2p प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, p प्लस 1 बराबर 0। कहने मतलब हुआ p की एक वैल्यू तो हमको मिल गई -3/2 और दूसरी वैल्यू मिल गई -1, ठीक। दूसरी क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरी क्वेश्चन आपको दी हुई है q² प्लस 4q प्लस 4, q² प्लस 4q प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, q², इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना, तो 2 इंटू q इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 0, यानी आंसर हमको मिल रहा है कि ये q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, यानी q की जो वैल्यू है वो -2 है। अब p की वैल्यू देखो, या तो 1.5 है भाई, 3/1/2, यानी नेगेटिव में 1.5 है या 1 है। 1.5 जो होगा वो 2 से तो बड़ा ही होगा ना, माइनस में, प्लस में नहीं। प्लस में 1.5 बड़ा होता है, 1.5 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव अगर बात करो तो -2, यानी q जो है ये छोटा है p से। q क्या है, p से छोटा है। q क्या है, p से छोटा है, यानी कि लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, देखो दो संख्याओं का गुणनफल
अगर हम कहें तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बराबर होता है HCF इंटू LCM के। बात सभी लोग जानते होंगे। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो HCF और LCM मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लघुत्तम जो है महत्तम का 25 गुना है, लघुत्तम महत्तम का 25 गुना महत्तम अगर x मान लो तो लघुत्तम क्या हो गया, 25x हो गया। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 169,000 दिया था इंटू 100 हमने लिख दिया इसको। ऐसे ही करिएगा आप लोग भी, 25x² बराबर x और 25x, यानी 25x² बराबर ये 25 से काटो तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 13 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर बराबर हो गया x²। तो x बराबर हो गया 13 इंटू 2 यानी 26। x की वैल्यू 26 मिल गई। अब इसमें पूछ क्या रहा है, लघुत्तम से वहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम हमने कितना माना है, एलसीएम माना है 25x यानी 25 इंटू 26 यानी 650। 25 का स्क्वायर प्लस 25, 625 प्लस 25। अगला क्वेश्चन है, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 M1D1 लगा दी इसमें। 8 महिलाएं हैं तो क्या हुआ, वर्कर्स है ना। M1D1 T1 बराबर M2D2 T2। तो महिलाएं कितनी हैं, 8 महिलाएं कितने दिनों में, 20 दिनों में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में। फिर पूछ रहा कितनी महिलाएं, भगवान जाने कितनी महिलाएं, कितना काम करके, 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में। ठीक, अब ये भगवान जाने कितनी यानी x निकालना है आपको, निकाल लीजिए। तो धीरे धीरे काट देते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ काटो तब भी बच्चे नाराज आते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 दूनी 32, x बराबर है 32, महिलाओं की संख्या होगी 32। ठीक है, कितनी महिलाएं, 32 महिलाएं। अगला देखो, 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाएं। पहले समझो समचतुष्फलक होता क्या है। समचतुष्फलक यानी रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये बेटा बेसिकली एक पिरामिड होता है जिसके चारों फलक जो होते हैं ना वो एक समान होते हैं। 4 फलक होते हैं और चारों फलक जो होते हैं वो एक समान होते हैं। ये वाला फलक उस तरफ है, 1 2 3 बेस वाला 4 फलक हैं इसके। और इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है √2 डिवाइडेड बाई 12a³। सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया है, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा। √2 डिवाइडेड बाई 12 और a³ का मतलब दिया हुआ है 24 24 24। तो 12 दूनी 24, 576 का दुगना 1152, √2 1152 √2 मीटर क्यूब, यही हमारा आंसर। अगला देखो क्या कह रहा है, अगर किसी वर्ष का 17 सितंबर एक रविवार होता है तो पिछले महीने उसी तिथि को क्या दिन था। पिछले महीने मतलब अगस्त। तो 17 से 17 अगर देखा जाए तो टोटल दिन कितने हुए, 31 दिन हुए, क्योंकि अगस्त 31 दिन का होता है। तो 31 दिन हुए बटे 7 कर लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 के अलावा एडिशनल डेज कितने हुए, 28 29 30 31, 3 एडिशनल दिन आ गए, है ना। तो 3 एडिशनल दिन आ गए। तो पिछले महीने उसी रविवार से 3 दिन माइनस कर दो, रविवार से 3 दिन माइनस करोगे तो गुरुवार आ जाएगा। ये था थर्सडे, आंसर है थर्सडे। आगे देखो बेटा, ये डेटा समुच्चय दिया हुआ, इसकी माध्यिका और बहुलक आपसे पूछा गया है ना। माध्यिका और बहुलक अगर पूछा जाए तो पहले तो इस पूरे जो पूरा सिस्टम दिया होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। 7 7 7, फिर अगला है 10 16 17, 10 16 17, और फिर है 21 22 54, फिर है 21 22 54। बिना किसी फार्मूले के समझो इस चीज़ को, फार्मूले तो होते लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 पद हैं। बीच वाला जो पद होगा, 9 अगर हैं तो 4 इधर से निकाल दो, 4 इधर से निकाल दो। बीच वाला पद जो होगा ये माध्यिका होगी, माध्यिका, ठीक है, मीडियन। और मोड जो होगा, बहुलक जो होगा वो क्या होगा, जिसकी आवृत्ति बहुत बार हो, ज़्यादा बार हो। बहुत बार आया बहुलक कहलाया, यानी कि माध्यिका हो गई 16 और बहुलक हो गया जो सबसे ज़्यादा बार आया 7 बार। तो 16,7 आपका आंसर हो गया, 16 और 7। अब देखो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार ए और कार बी की गति का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:3। स्पीड्स का रेशियो दिया है 4:3। चलो भाई, और क्या दिया हुआ है,
12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी, स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड निकाल लो, ए की स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 टाइम 12, 12 चौक 48, 40 की स्पीड आ गई। अगर ए की स्पीड बेटा 40 आई है तो सोच के देखो बी की स्पीड जो होगी वो 30 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब कह रहा है कि 900 किलोमीटर दूरी करने में बी का टाइम कितना लगेगा? 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा? 900, स्पीड कितनी है? 30, टाइम कितना लगा? 30 घंटे, 30 आवर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है ना, इसके कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं लगता। तो ये बेटा हमने आज जो काम शुरू किया है, ठीक, कल ही मेरा ये शुरू करने का मन था लेकिन कल क्यों नहीं किया वो मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया। अब इसका कितना रिस्पांस रहता है ये रिस्पांस मैं चेक करूंगा फ्राइडे तक, और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हर सैटरडे संडे में आपको एक सोल्यूशन इसी तरह का मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।